बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वैसे आज के दिन का आगाज़ एक अच्छा सा होना बड़ी एक अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि कल जो वाक़या हमने देखा है और जिसकी ख़बरें सुनी और जिसकी फुटेजेस हमने अपनी आंखों से देखी, जिनकी तस्वीर हमारी नज़रों के सामने से गुजरी हैं, उसकी वजह से हम वाकई बड़े परेशान हैं और तकलीफ़ में हैं अपने उन बहन भाइयों की तकलीफ़ देख के जिनके प्यारे पुलिस लाइंस की मस्जिद में होने वाले धमाके की वजह से शहीद हो गए। कल इस वाक़े में मतलब इतने बड़े धमाके के बाद काफ़ी सारे लोग शहीद हुए हैं। अभी तक शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 80 तक पहुंच चुकी है और 160 के करीब लोग अभी भी ज़ख्मी हैं और मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पूरे वाक़े के बाद कि आखिर ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, उस मस्जिद में वो दहशतगर्द कैसे पहुंचा और उस मस्जिद तक कैसे पहुंचा, किन की ये प्लानिंग थी, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पेशावर पुलिस लाइंस की इस मस्जिद के बाद और कौन कौन से मकामात हैं जो दुश्मन ने टारगेट किए हुए हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारों ने हमें मतलब उन्होंने अभी क्या प्लान किया है और आवाम ने इन सब हालात से ख़ुद को और अपनी कौम को बचाने में किस तरह एक दूसरे की मदद करनी है, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? सर, कल के इस साने के बारे में क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए, इस साने पे इस साने को लेकर जितनी भी मजम्मत की जाए वो शायद कम है, लेकिन देखिए ये सानिया या इससे पहले APS का या उससे पहले वहाँ जितने पुलिस जो चेक पोस्ट हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट हैं उनमें हमले जो हुए हैं 2022 में जो आदाद व शुमार हैं वो ये हैं कि 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं टेररिस्ट अटैक्स 2022 में हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आप ये देखिए कि ये इस 2023 की शुरुआत है और इन 5 सालों में सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो पुलिस लाइंस पे सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके अहले व अयाल पर किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जो रिकॉर्ड पर हैं 2014 से जो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जी TTP से कोई भी मुआहिदा जो है वो कारगर नहीं होगा और उसके नुकसानात जो हैं पाकिस्तान पर बहुत दूररस होंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाक़े की। जी देखिए, इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, ये जो जिम्मेदारी कबूल की है वो खुरासानी ग्रुप है TTP का, उसने की है और जो खुरासानी को कैफर किरदार तक पहुँचाया था उसके रिटेलिएशन में उनका जवाब आया है। TTP के जो ऑफिशियल इस वक्त तर्जुमान है उन्होंने इस पर कोई बातचीत इस वक्त तक तो मेरे इल्म में है कि वो नहीं की है, और वो शायद मैं समझता हूँ कि वो इस वजह से भी नहीं की कि वो ये जो हमला है खुदकुश ये मस्जिद के अंदर हुआ है, तो शायद उसकी रिप्रकशंस जो हैं उससे बचने के लिए अभी तक तो जो TTP की जो सेंट्रल कमांड है उसने कोई इस पर बातचीत नहीं की है। लेकिन देखिए ये जो वाक़यात हैं ये बढ़ रहे हैं, उसकी वजह ही ये है कि हम शायद अब ये बावर कर ही नहीं पा रहे कि TTP जो है वो एक फितना है। TTP के जो आइडियोलॉजी है वो बकाए पाकिस्तान के बिल्कुल मुखालिफ है, और इस वजह से जो है अगर आप उनको ऑलिव ब्रांच उनकी तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उनको अपने बराबर तस्लीम कर रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, तो मैं सब मुझे ये बताइए कि देखिए, दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जितने इदारे हैं उन पे वो पिछले साल से हमले कर रहे हैं। वो हमले बड़े अरसे से हो रहे हैं, पिछले साल में सबसे ज़्यादा हमले हुए, अभी आपने फरमाया। तो क्या इस वाक़ये के बाद दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गया है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ढील बरती है, या वो ज़्यादा ताकत के साथ और क़ुव्वत के साथ आए हैं हमला करने के लिए? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका जो इस वक्त हमले करने का जो तरीक़ाकार है और जो उसके साथ उनको जो सामान रसद मिला है वेपन्स और इक्विपमेंट की सूरत में, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया है अमरीकी इनखला के बाद अफ़गानिस्तान से। अमरीका जो असला वहाँ छोड़ के गया है वो बहुत ही ज़्यादा जदीद है और उस असले में माल गनीमत के तौर पे कुछ हिस्सा जो है वो टीटीपी के पास भी आया है। और उसकी वजह से उन्होंने जो है वो अपनी जो मनसूबाबंदी है उसको चेंज किया है। लेकिन देखिए, इससे मैं थोड़ा सा आगे इजाज़त दें मैं जाऊँगा फ़हीम साहब, वो ये है कि हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का जब फैसला किया पिछली हुकूमत ने, तो मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान में तमाम पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थी और वो शायद कुछ एक बंद कमरे में एक दो पार्टीज़ के साथ शामिल करके जो उनके अलाइज थे उसके साथ ये फ़ैसला किया गया और माफ़ कीजिएगा, और ये फ़ैसला शायद उस वक्त के हिसाब से भी ठीक नहीं था। देखिए, मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाना चाहता हूँ फ़हीम साहब, वो है ज़िया साहब के ज़माने में जब ये हमने अफ़गानिस्तान वॉर में हमने शमूलियत इख्तियार की और हमने इसको अफ़गान जहाद का नाम दिया, तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट कारफर्मा था जिसको आपने भी मुझसे बेहतर समझते हैं, वो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट जो था वो शायद इस ज़माने में अब रिडंडेंट हो गया है। पहले भी उस पर लोगों ने उंगलियां उठाई थी और अब तो बहुत ज़्यादा बरबला उसमें मुखालफत की जा रही है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आम लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, कि हमारे जो अफ़गानिस्तान साइड है उसमें जो भी हुकूमत आए वो प्रो पाकिस्तानी होनी चाहिए। अब ये जब कॉन्सेप्ट आपने लिया तो उसका मतलब ये है कि वहाँ की जो कंट्री की इंटरनल डायनेमिक्स है उस पर आपने नज़र ही नहीं रखी कि वहाँ अफ़गान तालिबान के अलावा भी लोग हैं जिसको हम उर्फ़ आम में नॉर्दर्न अलाइंस का बात करते हैं, उसमें कास्ट डिफरेंट है, सेक्ट डिफरेंट है, वहाँ की जो अपनी इंडिजीनियस कबीला सिस्टम है वो डिफरेंट है। सर, जहाँ प्रो पाकिस्तानी का वर्ड आ गया ना, अब इसी के पैरेलल वहाँ पे एंटी पाकिस्तानी भी फिर होंगे ही होंगे। जी देखिए, हमने जब एक ग्रोह को सपोर्ट करना शुरू किया, मैं अफ़गान जहाद की बात कर रहा हूँ, तो उसके रिप्रिकॉशन तो आने थे। अब हमने एक हुकूमत तालिबान की इससे पहले देखी और हमने शायद सबक हासिल उस वक्त नहीं किया कि वो जो हुकूमत आई, दुनिया को हमने शायद ये बावर कराया कि वो जो हुकूमत है वो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उसके इशारों पर काम करती है, जो कि बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं वो हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। यही चीज़ इस दफ़ा जब अमरीकी इनखला हुआ तो उस वक्त भी हमने यही जो कॉन्सेप्ट है जो ज़िया साहब का ज़माना था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की विदाउट नेशनल कॉन्सेंसस। नेशनल कॉन्सेंसस का मतलब, जिस तरह मैं आपसे पहले कह रहा था, कि नेशनल एक्शन प्लान तो हमने मुरतब किया, उसको तरतीब भी दिया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जो कि बहुत ज़रूरी था। सही। अब जी नहीं, प्लीज कंप्लीट कीजिए। जब ये हुकूमत आई तो देखिए, इस हुकूमत को तो तालिबान की इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि पूरे अफगानिस्तान पे उनकी हुकूमत है ही नहीं, और आप उनसे अगर एक्सपेक्ट ये करें कि वो जो हमारे ख़िलाफ़ तालिबान जो है वो ज़मीन इस्तेमाल करने की अगर उसको रोकथाम करें या इजाज़त दें, तो वो तो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा इस वक्त भी उनके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जी उनकी जो टीटीपी की और अफ़गान तालिबान की जो हिस्टोरिकल अलाइंस है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपके कबीला सिस्टम के हिसाब से आपकी जो उनकी पुरानी जो रंजिशें हैं तालिबान की
पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उसको निकालने के लिए। हमने इसी वजह से पहली दफ़ा पिछली हुकूमत ने अप्रोच किया अफगान तालिबान को कि आप जो हैं वो मीडिएशन का काम करें, हमें पीस ब्रोक करने के लिए बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड टीटीपी, जो कि शायद उस वक्त भी नहीं था और बहुत ही कम लोग थे जो इस चीज़ के हामी थे। जिस तरह मैं आपसे बात करूँ वही स्ट्रेटेजी डेथ का कॉन्सेप्ट। अभी भी आप देख लीजिए कि टीटीपी जो है, आपने जब उसको नेगोशिएशंस की दावत दी तो बेसिकली आपने उनको अपने बराबर तस्लीम कर लिया और उनकी जो तहरीक थी या उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको ना चाहते हुए मानने की कोशिश की। इसकी वजह से जो वहाँ मैसेज गया वो मैसेज ही ये गया कि शायद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो अब इस काबिल नहीं रही कि टीटीपी का जो अफरियत है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई सब्सटेंटिव जो है और कोई जो एग्रेसिव जो है वो एक्शन ले सके। सही। अच्छा, मेरे से देखें भी आपने जो तस्वीर पेश की है वो सही है किसी हद तक, ठीक है, मगर एक इस सारे वाक़े को, इस सारे हादसे को देखने का एक एंगल और भी है। मस्जिद का सिर्फ एक ही गेट था, ठीक है, जहाँ से सब दाखिल हो सकते थे। उस गेट से मतलब अगर कोई दहशतगर्द दाखिल हो गया है तो इसका मतलब है कि या तो वहाँ पे हमारे पास इंतज़ामात पूरे नहीं हैं, या हमने अपनी ज़िम्मेदारियों में या वहाँ पे जिन लोगों की इतनी इम्पॉर्टेंट स्पॉट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें कोताही की है, ठीक है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर उनके पास जदीद असलहा है इन लोगों के पास, तो वो किस तरह अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ भी उनको रोकने टोकने में कहीं ना कहीं हमने कोताही बरती हुई है, या इन्होंने चोर रास्ते ढूंढे हुए हैं जो हमें पता नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक दफ़ा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने के बाद 50 चेक पोस्ट ऐसी होंगी जो इन्होंने क्रॉस की होंगी। उन चेक पोस्ट से ये लोग कैसे निकल गए, क्योंकि इसमें इन लोगों के साथ तो जो हमारे इदारेंगे, हमें पूरा यकीन है कि जिन्होंने मतलब हमारे ख़ानदानों के साथ ज़्यादती की है उन लोगों को इसकी सज़ा मिलेगी, मगर जो लोग अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं दे पाए हैं, जिन लोगों ने कोताही बरती है, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए और कैसे इनके गिरेबान पकड़ने चाहिए। कहा जा रहा है कि ये लोग अफ़गानिस्तान से आए हैं और उन्होंने ही ये सारी कार्रवाई की है। अफ़गानिस्तान से मस्जिद तक और पुलिस लाइंस की मस्जिद तक वहाँ पहुँचना, ये सारी जो प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के उनको क्रॉस करना, वो चाहे बॉर्डर क्रॉस करने की बात हो, चाहे बीच की चौकियाँ क्रॉस करने की बात हो, या वो मस्जिद का वो दरवाज़ा सिक्योरिटी का वो क्रॉस करने की बात हो, इतनी आसानी से कैसे मुमकिन हो जाता है इन लोगों के लिए? क्या हम लोगों ने इतनी ढील छोड़ दी हुई है, इतने इजी बैठे हुए हैं कि कोई भी आए और आके इस तरह की हरकत कर सकता है? जी देखें फ़हीम साहब, आपने बहुत ही वैलिड सवाल किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स भी है, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा मैं फ़हीम साहब ऐड करूँगा इसके साथ ही, ताकि मैं थोड़ी सी मेरी जो बात है वाज़ेह हो जाए। एक मशहूर कहावत है, यू कैन नॉट किल एन आइडिया विद अ बुलेट, यू हैव टू किल एन आइडिया विद एन आइडिया। देखिए जो पिछले कुछ महीनों से, बल्कि मैं कुछ कहूँ कुछ सालों से, एक मुज़म्मम मुहिम चली जा रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और उसमें नॉट नोइंगली अनइंटेंशनली हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है, ख़ासतौर पे केपीके में, या हमारी जो आवाम है, उसके अंदर शक के बीज जो हैं वो बोए जा रहे हैं सिक्योरिटी जो ऑपरेशंस हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर। और जब आप इसको थोड़ा सा आगे जाएं, जिस तरह हमने पहले ऑपरेशंस करके इनको कामयाब किया, हमने ये वहाँ महसूस किया कि इस हद तक ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ जो है वो काफिरों की फौज करार दे दिया गया था। मतलब अब वो लोग जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग जो हैं, जिनको दुश्मन महसूस हो रहे हैं, वो तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। जी, अब वो जो मैं आपसे जिस तरह बिल्कुल आप कर्ज करें कि देखिए ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट वो 16 दिसंबर की जिस तरह बात कर रहे थे, बच्चों को
जो है शहीद करना, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी कार फरमा है। उस आइडियोलॉजी को आग जो है वो हमारे अपने ही देते हैं। देखें, जिस तरह आपने बात की, बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, ट्रेड रूट्स खुले हुए हैं अफगानिस्तान से आजकल, और ट्रेड रूट्स के अलावा जो अफगान महाजरीन का इन्फ्लक्स है या उनकी ट्रांजिट है वो भी है, और उसी गाब में जो है वो इस तरह के लोग जो आते हैं, लेकिन उनको जो सहूलतकार हैं तो यहाँ वो के हमारे के लोग हैं जो शायद काली भेड़ें कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी इदारों में भी मौजूद हैं। पुलिस के जिस तरह सिविल आर्म फोर्सेस हैं, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि जिस तरह के ये ऑपरेशन हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जब तक के अंदर के लोग इसमें शामिल ना हो, उनको सहूलत ना प्रोवाइड करें, तो ये ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता जिस किस्म का वहाँ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो फवाद भाई, ये जो गद्दार लोग इस पूरे साने में शामिल हैं, जो उनके साथ क्या सख्ती होनी चाहिए और अभी क्या होने वाला है इनके साथ, थोड़ा सा उस पर तो रोशनी डाल दें। जी फहीम साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान की बका के खिलाफ मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं, उनके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी है वो इख्तियार है और होगी भी। यानी किसी भी शोबे से, किसी भी जगह पे रहने वाला कोई भी है वो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन देखें, इसके साथ मैं एक ज़रूर बात करूँगा कि सहूलतकार जो है वो सहूलतकारी देता क्यों है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहला थोड़ा सा अर्ज़ करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम अब वो शुरू हो गई है जिसको शायद हम अब एड्रेस नहीं कर रहे। हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है और हमने जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो डॉक्यूमेंट की थी, उसमें इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि पहले हम वो जो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करें कि वो क्या वजूहात हैं जिसके बिला पे जो लोकल आबादी है या लोकल लोग हैं वो सहूलतकारी देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में। और उसके अंदर आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो भड़काया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, चाहे वो सेक्टिज़म की वजह से, चाहे वो कुरान की तालीमात को अपनी इंटरप्रिटेशन कराकर या अपनी सिक्योरिटी फोर्स के ख़िलाफ़ भड़का कर कि ये जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ या किसी बड़ी ताकत की इमारत पर या उनका जो है आलाकार बनकर काम कर रही हैं। इस चीज़ को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप जब तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो शॉर्ट टर्म होगा। अभी इसी की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने पिछली दफ़ा या उससे पहले भी, आप नेक मोहम्मद की बात कर लें, सारी चीज़ें कर लें, हम हर दफ़ा एक ही सुराख से डसे जाते हैं और वो यही है कि हम जब ये बात करते हैं कि टीटीपी जो है वो शायद हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएगी। जो ये अब समझता है, मैं समझता हूँ शायद वो एमओके की जन्नत में रह रहा है। ठीक है। अच्छा, तो मैं सब अभी मुस्तकबिल करीब में भरपूर तरीके से ऑपरेशन होने वाला है और ये सारा जो मतलब ऐसी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं पाकिस्तान में, या ऐसा ख्याल भी रखते हैं, उन सबको ख़त्म करने का डिलीट किया जा रहा है पाकिस्तान से, ऐसा ही प्लान है कुछ? जी बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, हमने ये बारहा प्रूफ किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि हम ये अहलियत रखते हैं कि हम टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करें, और ये हमने पिछले 10 सालों में अपनी जानों के नजराने देखकर ये चीज़ प्रूव की है। और आप देखें कि जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, 3-4 साल पहले इस किस्म की जो वाक़यात हैं उनका कोई नामो निशान ही इस मुल्क में मौजूद नहीं था। ये जो मैं आपसे बार बार गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों में ये चीज़ आई क्यों, कि जब हमने ये बावर किया कि हम अब दोबारा से वो शायद स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, अफगान तालिबान का जो हमने पहले साथ दिया था, हम वो, और हम उसकी कैश ये कराएंगे कि जी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, जो कि शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इस वक्त देखिए वहाँ तालिबान जो है वो टीटीपी के अलावा भी वहाँ बहुत सारे ग्रोह जो हैं, दाइश जो है वो कारफरमा है, वहाँ से हमारे ऊपर यहाँ दाइश ने भी 1-2 ऑपरेशन जो अटैक्स हैं उनकी जिम्मेदारी कबूल की, वो भी वहाँ हैं।
TTP भी वहाँ है। उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो चाइना की तरफ हो, चाहे वो रशिया की तरफ हो, उनकी भी बेसिस जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं। सर हमने पूरी बाढ़ नहीं लगा ली थी कि वहाँ से कोई देखिए बंदा आ बाढ़ ना लगाई, सके? इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से आप देखें पिछले 1-1.5 साल में हमारे आप सुनते हैं और पढ़ते हैं कि जी अफगान फोर्सेस की और पाकिस्तानी फोर्स के दरमियान झड़पें हुई, चाहे वो जी। चमन का बॉर्डर हो, चमन की साइड हो, चाहे वो अफगानिस्तान की साइड हो। उसकी वजह ही ये है कि वो जो बाढ़ है उसको काट कर वो इनग्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि हमारे जितने रूट्स हैं, जो ओपन रूट्स हैं, उसमें इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है अफगानिस्तान की तरफ से कि शायद वहाँ अब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ ही जो ऑपरेशंस अब हम करने जा रहे हैं उसमें हम ये चीज़ ज़रूर शामिल करेंगे कि जी एक तो सहूलतकार जो हैं वो कौन कौन है, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, हम उन तक पहुँचेंगे। और आप ये यकीन रखें, आपकी तवज्जो से मैं अपनी नेशन को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ यकीन रखें कि उन तक पहुँचा जाएगा और उनसे आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। लेकिन अब हम उसी जो एक और प्रॉन्ग है इस ऑपरेशन का, उस पर भी बात कर रहे हैं कि ये जो सहूलतकारी है ये किस वजह से हो रही है। क्योंकि पैसा जो है वो हर वक्त जो है वो एक मोटिवेशनल फैक्टर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो सहूलतकार है ये ब्रेन वॉश्ड हैं। और ब्रेन वॉश्ड क्या है, कुछ अपने ही हमारे जो सो कॉल्ड लोग हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ माह में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में और आवाम में इतना गैप क्रिएट कर दिया है कि जो शायद अब हेट्रेड की तरफ जा रहा है। और उसी हेट्रेड का जो फ़ायदा है वो बाहर की कुव्वतें उठा रही हैं उनको ल्योर इन करने में, ताकि वो हमारे खिलाफ यूज़ हो सके। ठीक है, मगर हम ये भी पहलू नहीं भूल सकते कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने हमेशा नुकसान ही उठाया है। जी, बिल्कुल। मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, आज मंशियात के हवाले से जितना पाकिस्तान का जो दामन गंदा है ना, वो या जो भी हमारे ऊपर दाग हैं मंशियात के हवाले से, वो उसका सारा सेहरा अफ़गानिस्तान को जाता है। जितना असलहा, नाजायज़ असलहा जो है वो यहाँ पे आता है, वो उसका क्रेडिट अफ़गानिस्तान को जाता है। हम गंदम के बहरान की वजह से अगर परेशान होते हैं, हमारे बहन भाई भूखे सोते हैं, हम बाहर से ख़ुद ज़रई मुल्क होने के बावजूद अगर बाहर से गंदम महंगी ख़रीद के अपनी पूरी करते हैं, तो तब भी हमारे अपने बीच में यहाँ के कुछ गद्दार लोग यहाँ से गंदम जो है उसको बाहर स्मगल कर रहे होते हैं। तो सिर्फ गंदम ही नहीं, मतलब डॉलर्स की कीमत भी जो ऊपर नीचे होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह सुनने में आती है कि यहाँ से डॉलर्स को अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान के साथ हम लोगों ने तो हमेशा अच्छा ही किया है, मतलब हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के साथ कहाँ पे गलत किया है। और वो मगर जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है उसमें कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान का हाथ होता है। ये इस सब के पीछे आपकी अपनी क्या राय है? जी बिल्कुल फहीम साहब, आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी की है कि जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ रहे वो बहुत ही डाइसी और उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। देखिए, जो मैंने जिसने पहले अर्ज़ किया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में एजाज साहब के ज़माने में आया था, उससे एक बहुत ज़्यादा हमने वहाँ आप कहें कि जी बिल्कुल एक पिन पॉइंट करके एक ही तबके को हमने अपना फेवरेट करार दिया। ठीक है। और उसी के ऊपर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर के लिए। अब वही जो तबका है वो शायद वहाँ का मेजॉरिटी नहीं होगा। उसके अलावा बाकी लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, किसी ने हमसे ज़्यादा कर दी होगी। जी देखिए, अगर आप देखें ये, अगर मैं थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें कि जब ये अमेरिकन ऑक्यूपेशन में अफगानिस्तान था तो हमने तालिबान को सपोर्ट किया, नॉर्दर्न अलायंस को किसने सपोर्ट किया? सवाए पाकिस्तान के और सऊदी अरब के तमाम जितने ममालिक हैं, चाहे वो हमारे खित्ते के मौजूद हैं, हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क है या जो है, उन्होंने सपोर्ट किया नॉर्दर्न अलायंस को। और जितना उनको सपोर्ट किया गया, उसी वजह से जब वो हुकूमत आई नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान से पहले, तो हमने देखा कि जितनी ज़्यादा दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हुई, उसको जो सहूलतकारी दी,
वक्त की गवर्नमेंट ने दी। इसी वजह से आप देखिए हमारे बॉर्डर पे जो हमारे दुश्मन मुल्क की जो ये जो सफारती जो पॉइंट्स थे वो इतने थे कि उनको वहाँ खुली इजाज़त थी जाने की, ट्रांजिट की और सारी चीज़ें करने की। तो हम यही बात कर रहे हैं, मैं और मुझ जैसे काफ़ी, कि अब हम पिक एंड चूज जो है अफगानिस्तान में वो ना करें और हम वहाँ की जो इंटरनल डायनामिक्स है उनको समझने में उसमें इंटरफेरेंस ना करें, जो जिस तरह के पिछली हुकूमत में हमने करने की दोबारा कोशिश की और बगैर एक नेशनल कॉन्सेंसस को लेते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए हमें अफगानिस्तान को जो भी हमने एक्सपेक्ट किया हिस्टोरिकली अफगानिस्तान की तरफ से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमें नहीं मिला। और इसके बावजूद कि हमने वहाँ के जो लोगों को दुनिया में जो सबसे ज़्यादा महाजिर इन्फ्लक्स हुआ वो पाकिस्तान में है, उसका बोझ हमने बर्दाश्त किया। और इस वक्त की जो इकॉनमी है, जिस तरह आपने फरमाया और बहुत ही बजा फरमाया, चाहे वो डॉलर, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आटे का बहरान हो, सारी स्मगलिंग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, कि हमें अब एक रुथलेसली सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अलावा भी एक कैंपेन चलानी होगी कि हमें अब ये नहीं देखना कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है या कुछ हो गया है। हमें अपने मुल्क को संभालने के लिए अफगानिस्तान को भी एज अ नेबर स्टेट जो है कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि हमारा एलाई स्टेट जो कि एक हमें नेचुरल स्ट्रेटेजिक डेथ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही है सर। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे कि इस सारे वाक़े में और इस तरह के वाक़यात में, जैसे कि अभी कोयटा में चेक पोस्ट पे दस्ती बम से हमला कर दिया गया, ये मामूल की खबरें बन चुकी हुई हैं। तो इन सब में जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत, वो कितना इसमें इन्वॉल्व है। एक पहलू और भी है, वो हमारे जितने भी रहनुमा हैं जिनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी तरफ से मज़म्मती बयान आ जाता है जो हमेशा एक ही होता है कि हम जिन्होंने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा है, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हम अपने फलाने इस प्लान को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, मतलब हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। यही 2-3 जुमले हैं और वो जुमले अदा करके उनकी जिम्मेदारी शायद पूरी हो जाती है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं या फॉरेन पॉलिसी फॉर दैट मैटर टूवर्ड्स एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, अगर हम पर्टिकुलर अफगानिस्तान की बात करें तो उसके लिए नेशनल कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कंसेंसस की वजह से हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो है काम किया कि इसमें तमाम पार्टीज जो हैं अपना इनपुट डालें और वो जो मेजॉरिटी है और जो सबसे बेहतर है पाकिस्तान के लिए उसको हम फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाएं और उसी तरह पाकिस्तान को आगे लेकर रिगार्डिंग रिलेशन विद ऑल कंट्रीज एंड स्पेशली आवर नेबरिंग कंट्रीज, उसके बारे में हम जो है वो परसू करें। और ये पूरा निज़ाम इसी तरह चलता है जैसे आपने एक्सप्लेन किया है? जी नहीं चल पा रहा, यही आप सर्च कर रहा था कि चल क्यों नहीं पा रहा। वो इस वजह से नहीं चल पा रहा कि जिस तरह आपने बहुत ही बजा और पॉइंट आउट किया, वो यही किया कि हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो पाकिस्तान के बारे में सोच रही है ना, वो तो आपस में जो मडस्लिंगिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो जो है वो बात ये करते हैं कि जी अना का मसला है, हमारी गवर्नमेंट का मसला है, हमारे जो है वो इलेक्शंस का मसला है। और माफ़ी चाहते हुए हमारा मीडिया भी जो है वो तमाम जो इस वक्त डिबेट है वो इस चीज़ पे कर रहा है। हम तो बलूचिस्तान में पिछले 4 महीने से गवादर में जो है वो एक सोरिश की कैफियत है और जहां हिदायतुल्लाह जैसे मौलवी को हमने पकड़ के जो है वो बंद कर दिया, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसी तरह आप कोयटा की बात कर लें, इसी तरह आप केपी की बात कर लें, हमारे नेशनल कंसेंसस की हम बात करते हैं, दावड़ जैसे लोग अभी भी जो हैं वो बंद हैं, उनकी वोट तो हमें बड़े है और उसको हम जेल से ला के वोट तो हम दिलवा देते हैं लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये देखिए नेशनल कॉन्सेंसस है ही नहीं, हम बाहर वालों से क्या लड़ेंगे कि जब हम
अंदर ही आपस में एक नहीं है, ना ही हमें आवाम का ख्याल है, ना ही हमें उसकी सिक्योरिटी का ख्याल है, और हम सिर्फ इस वक्त रोज़ाना की फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि आज का दिन किसी तरह गुजर जाए और कल की कल देखी जाएगी। तो प्रॉब्लम वही है। हमने नेशनल सिक्योरिटी प्लान बनाया, हमने सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसको डॉक्यूमेंट किया, रिटर्न में शामिल किया। आज हम इस नहज पर हैं कि हम बात कर रहे हैं, IMF आ नहीं रहा, वो ये कहता है कि जी अगर 4 महीने बाद जो है आपकी हुकूमत चली जाएगी तो हमारी पॉलिसीज़ को जो है कौन गारंटी लेगा कि जी अगले 5 साल वो चलेंगे। हम बात करते हैं इकोनॉमिक चार्टर की, और उस पर कोई जो पार्टीज़ हैं वो दस्तखत करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर एक को अना का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का इंटरेस्ट स्टेक में नहीं है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वीज़े तैयार हैं, 10-10 सालों के पासपोर्ट पे उनके अपडेटेड हैं, और वो टिकट जो है वो ओपन उनके पास मौजूद है। वो आज बैठेंगे और कल कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई पेशावर से, कोई कराची से जो है वो यहाँ से मूव कर जाएंगे। सर कहते हैं, हमने तो ये सुना है बचपन में कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है, जो जुर्म करता है उसको सज़ा मिलती ही मिलती है। हमारे मुल्क में इन सारी चीज़ों को जुर्म क्यों नहीं समझा जाता है? और आपने सही जानिब इशारा किया है कि एक आम आदमी, अगर आप मतलब किसी सियासी पार्टी की ऐनक जो है ना, अगर आप उसको उतार दें एक लम्हे के लिए और थोड़ा सा आप जो हकायक हैं उसको देखें, तो ऐसा ही लगता है कि हर पार्टी का मकसद क्या है। हर कि अगर आप किसी एक पार्टी में, तो उनका मकसद है कि दूसरी पार्टी में जितने लोग हैं, जितने उनके रहनुमा हैं, सबको नाअहल करार दे दिया जाए, ठीक है। ये उनकी पहली ख्वाहिश है, जिस पर काम करते हुए नजर भी आते हैं। दूसरे लोग ये चाहते हैं कि इनको नाअहल करार दे दिया जाए। ये है ना सर, और क्या है? फिर ये कि अगर उनके पास दौलत है, उन्होंने जैसे भी कमाई हुई है, उनसे वो सारी दौलत छीन ली जाए और हमें कोई दौलत इस तरह कमाने से कोई रोका ना जाए। मतलब यही जो बेसिक बुनियादी ख्वाहिशात हैं जो हमें नज़र आती हैं हमारे अपने इंतहाई माजरत के साथ अपने इन सियासी जमातों में। ऐसे बहुत सारी काली भेड़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। क्या ये इतनी आज़ादी से ये सारी कुव्वतें यहाँ पे काम करती रहेंगी, या इनको भी कोई, देखें दुनिया भर में ऐसे लोग होते हैं जहाँ दुनिया भर में कवानीन इसीलिए होते हैं कि इस तरह की जो थॉट्स हैं जो लोगों के जहनों में आती हैं, पहले उन कवानीन को देख के वो लोग वैसे ही सहम जाएं या ऐसा करने का सोचें भी ना, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको ऐसे अंजाम तक और ऐसी सज़ा दें कि बाकी लोग देख के कहें कि नहीं, ये काम सही नहीं है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। हमारे बड़ों ने जो इतना नाम इज़्ज़त बना के हमें जो दी है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं? हमें मतलब बेबस लगते हैं कभी कभी कि इन लोगों से कौन हमारा लुटा हुआ माल लेगा, इन लोगों को कौन सलाखों के पीछे भेजेगा, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें कभी कभी जो है ना वो परेशान करती हैं। फहीम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बात तल्ख है लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन? हम आवाम। हम वो लोग हैं कि जब 35 रुपए पेट्रोल बढ़ता है तो हम एक दिन पहले लाइन में लग जाते हैं पेट्रोल की, और हम बाहर खड़े होकर एहतजाज नहीं करते। कल 100 रुपए बढ़ेगा, हमारी आवाम फिर पेट्रोल के पीछे जो है वो लाइन में खड़ी हो जाएगी। ये हैं कौन? ये मुट्ठी भर जो ऊपर हमारे अशराफिया है, इनकी ताकत हमसे है। सर ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मैं माफ़ी चाहता हूं, जिस कौम के मतलब जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये अगस्त में इन कौम को बड़ी ऊंची आवाज़ में जिंदा कौम कह के नारा लगाया जा रहा होता है और बड़ा खुश किया जा रहा होता है कि जनाब बहुत कमाल के लोग हैं। मतलब ऑनेस्टली पूरे मुल्क का जो फैसला है वो कितने % लोग कर रहे होते हैं? 2%, 2.5% लोग। बिल्कुल। इसे मतलब बड़ी डिप्रेसिंग कभी कभी सिचुएशन बन जाती है सर। फहीम साहब, मैं वही अर्ज कर रहा था कि आवाम के अंदर वो शऊर ही नहीं है, उसको इस लेवल पे ले आ गया है हम कि जी आज का दिन रोटी कहाँ से आएगी, आज मैं सरवाइव किस तरह करूंगा, मेरी दिहाड़ी किस तरह लगेगी, बच्चों के घर में उनके लिए राशन किस तरह आएगा। अगर हम इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे तो हम इनके खिलाफ, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठ के जो मर्जी फैसले करते रहे, चाहे वो पार्लियामेंट में ना आए और तनख्वाहें लेते रहें, उनके पीछे तो आवाम खड़ी है ना,
उनके पीछे तो वो है, वो शऊर जो है इस वक्त आना पड़ेगा। मैं हमेशा देखिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ अपनी अवाम के लिए। जॉन एलिया साहब ने हमारी अवाम के बारे में जो बात, हमारी अवाम की नहीं लेकिन जो शेर है वो बिल्कुल सादिक आता है, और वो क्या है, वो ये है कि तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौक कमाल भी नहीं, खौफ जवाल भी नहीं, मैं भी अजीब हूं, इतना अजीब के बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। वाह वाह। हमारी प्रॉब्लम ये है इस वक्त, जब तक कि अवाम खड़ी नहीं होगी इनके घरों के सामने, इनकी कारवानों के सामने, और वो शायद उस चीज से बालातर हो गया कि मेरा घर जल रहा है, जब तक कि मेरा घर नहीं जलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसी तरह ही चलता रहेगा मुल्क। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि हमें अपने जो अपने लफ्ज़ सिए हुए हैं ना, हमें अब कुछ आवाज़ निकालनी होगी, हमें आवाज़ उठानी होगी। आज हमारे पास आवाज़ है, हर एक के पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, वरना अब आपने डिजिटल पेजेस पे, सोशल मीडिया पे ही हक के लिए आवाज़ तो ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच मेयर साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।